देव जी, मैं आपसे इसका जवाब मांगूंगा। इस वक्त की एक बड़ी खबर, जरा माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, जरा एक बड़ी खबर बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को, अब से थोड़ी देर में, दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में जाएंगे। शाम 4:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की बेहद महत्वपूर्ण बैठक होनी है दिल्ली में दफ्तर में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार ये परंपरा के तौर पर देखा जाता रहा है कि जब जब राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं या फिर लोकसभा के नतीजे आए हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पहुंचते हैं। वहां पर बैठक होती है। जो कार्यकर्ता सीमित संख्या में वहां कार्यालय में पहुंचते हैं, उनका शुक्रिया अदा किया जाता है, उनका आभार जताया जाता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब से थोड़ी देर बाद शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में जाएंगे, बैठक में शिरकत करेंगे। देव सिंह चौहान जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा, अगर सब कुछ ठीक तो हार्दिक पटेल जैसे नेताओं को शामिल कराने की मजबूरी क्यों थी? देखिए, हार्दिक पटेल जैसे नेता वहाँ कांग्रेस में रहकर जिस तरीके से उनके साथ जो व्यवहार हुआ और जो अपमानित हुए, वो ऐसे युवा चेहरे हैं जो कांग्रेस के प्रति एक आस्था लेकर कांग्रेस में गए थे, लेकिन कांग्रेस में जाने के बाद और नज़दीक से कांग्रेस का जो कार्य नीति रीति देखा, ये सबसे वो बड़े निराश हुए और ये निराश होकर वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी युवाओं की शक्ति को सही दिशा में, उस शक्ति का समाज हित में, राष्ट्र हित में कैसे लगाया जाए, उसका ये आकलन करके उनको चुनाव में टिकट भी दिया है। आने वाले समय में उन्हीं की एक क्षमता को देश हित में काम में लगाएंगे। देव सिंह चौहान जी, कुछ एनालिस्ट हैं गुजरात के जो कहते हैं कि देखिए, एक एक चीज पर बीजेपी ने बहुत बारीकी से काम किया। दरअसल में 2017 के आंदोलन से सबक लेकर हार्दिक पटेल को अपने खेमे में लाया गया। बाकी कांग्रेस के जो और नेता थे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना चाहते थे, उनको शामिल किया गया। उनमें से जिनका जातीय फायदा हो सकता है, उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया, जिससे बीजेपी का जो गुजरात का उस जाति का वोट बैंक है, उसका पॉलिटिकली फायदा मिल सके। इस तरीके की तमाम रणनीति पर काम किया गया, जिसका फायदा मिल रहा है और वो अपने आप में एक कीर्तिमान बना रहा है। रणनीति ऐसी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आप मानेंगे कि हाँ, इस तरीके की तमाम रणनीतियों पर काम किया है? देखिए, रणनीति बनाने में आप ही ने बोला कि दिक्कत नहीं है। रही बात, तो आज भी हमारे देश में हम परफॉर्मेंस जो सरकारें करती हैं उसको सपोर्ट भी करते हैं, और आज भी एक जात पात की एक वी फीलिंग इस देश में है, हर राज्य में है। गुजरात में हालांकि वो कम है, फिर भी आज भी इसी वी फीलिंग, जो अपनापन होता है, जब अपना आदमी किसी संवैधानिक पद पर रहता है तो समाज भी उसके साथ गौरवान्वित महसूस करता है, और इससे हम अपने आप को आंख बंद करके उसका इनकार भी नहीं कर सकते हैं। रणनीति का भी ये एक पार्ट रहता है। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी, जिसको लगभग 13% अब तक वोट मिल चुके हैं चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, क्या आपको लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव तक आते आते या 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी गुजरात में आपकी मुश्किलें कुछ खड़ी कर सकती है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। हम शुरू से बोल रहे थे कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, इस चुनाव में हम संपूर्ण अपने लक्ष्य के प्रति कमिटमेंट जो है हमारा, उस दिशा में काम करेंगे, और हम ये नतीजा भी मिला है। रही बात आम आदमी पार्टी के कहीं ना कहीं मजबूत होने की स्थिति, तो वो हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस वीक हुई है, जहाँ कांग्रेस अपने को संभाल नहीं पा रही है, वहाँ आम आदमी पार्टी अपना पैर जमा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सबसे बड़ा अंतर यह है कि आम आदमी पार्टी निर्जलम सुखम सुखम, मतलब जो निर्लज होते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। वो इतना झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने के बाद अभी बोला अभी फोक, तो एक तरह से दुष्प्रचार, नकारात्मक राजनीति और झूठ की राजनीति करने वाले ये लोग हैं, जिससे गुजरात की जनता बेहद नफरत करने वाली है। ठीक है, देव सिंह जी, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ गुजरात से वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु बयानी जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, ये जो टैली इस वक्त दिख रही है हमारे टेलीविजन स्क्रीन में, जहां बीजेपी 158 सीटों पर है, आप तो गुजरात की पॉलिटिक्स को, हर जिले को और विधानसभा क्षेत्र को बेहतर तरीके से समझते आए, इसका विश्लेषण आप कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वोटर टर्न अराउंड घटा था एज कम्पेयर टू 2017, तो क्लियर बात है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है CR पाटिल,
वो हमेशा ये कहता है कि 1.25 करोड़ कार्यकर्ता है बीजेपी के पास। तो उस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो बीजेपी 42% वोट शेयर पे बैठी थी, जो 2022 का टर्न अराउंड था उसके मुताबिक। तो क्लियरली ये दिख रहा है इस आंकड़ों से कि बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के कमिटेड वोटर्स को मतदान मथक यानी कि पोलिंग बूथ तक मोबिलाइज करने में सक्षम रहे हैं। हालांकि दूसरे लोग जो है वो शायद मत की जो प्रक्रिया उससे निरस तरीके से दूर रहे, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि 4 करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से सिर्फ 3 करोड़ लोगों ने 3 करोड़ से ज्यादा कुछ लोगों ने अपना जो मत है वो मतदान किया था गुजरात में दोनों चरणों में। क्या सिर्फ कम मतदान और बीजेपी का वोटर्स को अपने घर से निकाल कर ले जाना यही इकलौती वजह? बिल्कुल ये लग रहा है। और दूसरा क्या था कि इस चुनाव से बीजेपी ने शायद एक पैराडाइम शिफ्ट सेट कर दिया है कि आप आखिरी 20 दिनों में इतना प्रचार प्रसार कीजिए और मीडिया ब्लिट्जक्रिग कीजिए कि दूसरी पार्टियों की कोई खबर ही आपकी देखने को नहीं मिला। ठीक है। देव सिंह चौहान जी, जो हिमांशु बयानी कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार गुजरात के, वो कह रहे हैं कि जो आपका कार्यकर्ता है दरअसल में वही आपकी ताकत है। कार्यकर्ता ही हमारी ताकत हो और यही ताकत को पीठ थपथपाने, उसका उत्साह वर्धन करने, एक तरीके से वो कार्यकर्ताओं का कठोर परिश्रम ही ये नतीजा लेकर आया है। तब आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी आप हमारे मुख्य कार्यालय पर जाएंगे और पूरे दोनों राज्य के और इस देश की जो संगठन शक्ति ये नतीजा लाने में काम लगी, सबको सराहना करेंगे, सबकी सराहना। तो कार्यकर्ता बड़ी ताकत, लेकिन इसके साथ ही जो दबाव है, चुनौती है, वो कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गुजरात मॉडल को लेकर देवजी लगातार सवाल भी उठते रहे। ऐसे में कैसे आप वो जो कमियां रही हैं उनको अगले 5 साल में पूरा करेंगे, इसको लेकर एक दबाव जरूर होगा। देखिए, गुजरात मॉडल में अगर कहीं कमी रह गई है तो हमारा ये दायित्व होता है, हमारा ये अकाउंटेबिलिटी जिसे बोलते हैं कि हम हर इस कमी को सुधारेंगे। लेकिन हमें नहीं लगता है कि हमारी कोई कमी रह गई है। जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में आज गुजरात एक विकास का मॉडल बना, और मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आपको सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, हर सेक्टर की डिटेल में, यहाँ तक कि जो FDI आता है पूरे भारतवर्ष में तो सबसे ज़्यादा गुजरात में आता है। सबसे बड़े पीसफुल स्टेट अगर कोई माना जाता है तो वो गुजरात है। तो गुजरात की जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की एक परिकल्पना है, उस कल्पना के हिसाब से जब गुजरात में पिछले 27 साल से सरकारें काम कर रही हैं तो प्रो इनकम्बेंसी कैसे कहते हैं, वो देखकर, गुजरात को देखकर आप बता सकते हैं कि ये रियल में प्रो इनकम्बेंसी, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिवली स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी अगर डेवलपमेंट के लिए। देव जी माफ कीजिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है जरा गुजरात चुनाव को लेकर। खंभालिया सीट से आम आदमी पार्टी के सुदान गढ़वी जो मुख्यमंत्री के चेहरे थे वो 6000 वोट से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुदान गढ़वी 6000 वोट से गुजरात में आगे चल रहे हैं और कुल जो आम आदमी पार्टी की सीटें हैं वो 9 नजर आ रही हैं। 11 बज चुके हैं अब तक की जो स्थिति है टैली की, वो आपके सामने 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे 6000 वोटों से आगे। लेकिन एनके सिंह सर, आपने सुना, केंद्रीय मंत्री हैं, गुजरात के ही सांसद हैं, अब वो कह रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं रही। अगर वोटिंग टर्नआउट कम रहा, जिसका इशारा हिमांशु बयानी जी भी कर रहे हैं, तो ये जो उदासीनता है, ये उदासीनता कहीं कोई बड़ा सवाल खड़ा नहीं करती है सर वोटर्स को लेकर? बिल्कुल कहती है। उन्होंने अपनी ही बात कॉन्ट्राडिक्ट की। अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने कहा साहब कार्यकर्ताओं ने घर से निकाला, तो अगर बीजेपी ऐसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने वोटर को घर से निकाला तो ये टर्नआउट क्यों कम हो गया? बहुत सिंपल सी बात है। और खास करके कहां कम हुआ? कांग्रेस के इलाकों में, जहां कांग्रेस का बेस्टियन कहा जाता था, आदिवासी इलाके, वहां पे टर्नआउट बढ़ा है। यहां पे कम हुआ है। जहां बीजेपी का बेस था वहां पे टर्नआउट कम हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये आने वाले 1 महीने तक समाज शास्त्रियों के लिए, राजनीति शास्त्र छोड़ दीजिए, एक सर खुजलाने की प्रॉब्लम होगी कि एक कोई फैक्टर दे के अगर आप चाहें कि इसके एनालिसिस कर ले, वो संभव नहीं है, क्योंकि उसका नेगेटिव भी मिल जाएगा आपको। तो एक ही चीज हम कह सकते हैं कि ये अद्भुत है इलेक्शन, और शायद मोदी जी की अपनी मकबूलियत वो अभी भी इंटैक्ट है, और तमाम जो बाकी चीजें हैं, जैसे आपका कहें, आप एक थर्ड पार्टी की तरफ जाती है लेकिन वो कांग्रेस को डैमेज करती है,
बीजेपी को नहीं करती है? आखिर वजह क्या है? सत्ता में तो बीजेपी है, तो कांग्रेस का क्यों डैमेज किया? जनता कांग्रेस का विकल्प क्यों चाहती थी? तो ये मेरे ख्याल से समझने के लिए अगले 1 महीना हम लोग को सर खुजला के पढ़ना पड़ेगा कि ये समाजशास्त्री कारण क्या क्या थे जिसने गुजरात को ये टर्नआउट दिया कि इतिहास में पहली बार 158 सीट्स जो मिली थी 85 में, और वो भी इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद मिली थी जी। वो 85 का वो एक इमोशन अलग था, उससे भी ज्यादा ये सीटें मिली है। तो ये आंधी है, और आंधी का एक्सप्लेनेशन किसी एक कारक से कि जनता ने, कार्यकर्ता अच्छे थे, हमने विकास जी किया जी था। जी सर माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। हिमाचल प्रदेश से जो पहला नतीजा है वो सामने आ चुका है जी। अब तक हम रुझानों की बात कर रहे थे, लेकिन अब रुझान नहीं, नतीजा सामने आ चुका है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 20,000 वोटों से जीत चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, जयराम ठाकुर 20,000 वोटों से जीत चुके हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। पहला नतीजा इस वक्त हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से सामने आ चुका है। लेकिन एनके सर, पहाड़ी राज्य में 20,000 वोटों का मार्जिन, यानी बहुत बड़ा है, बड़ी जीत है। इसका मतलब क्या होगा ये समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ रहा है।